इस वीडियो में मैं आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 जो कि रिवीजन है किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। इसमें मुख्य रूप से 170 धाराएं हैं जो कि पहले IEA में, इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 था, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखों और फॉरेंसिक साक्ष्यों पर विशेष बल दिया गया है, यानी इनको इंक्लूड किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल अभिलेख और फॉरेंसिक साक्ष्यों पर विशेष बल दिया गया है। अक्सर यूनिवर्सिटी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये मुख्य सेक्शंस जो हैं अवश्य पूछे जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी की एग्जाम है तो प्रश्न में आपका जिक्र करना जरूरी है कि किस धारा के अंदर ये आता है, तो धाराओं का जिक्र अवश्य है, नहीं तो आपको नंबर्स कम मिलेंगे। और अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है तो उसमें अक्सर इसी की बेस पे तथ्य पूछे जाते हैं और रेस्पेक्टिव धारा क्या होगी इसका आपको बताना होता है। तो दोस्तों ये हर मामले में बहुत ही आपके लिए विशेष उपयोगी हैं और इसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते। सो दोस्तों मैंने इसको एक वीडियो के रूप में जो मुख्य धाराएं हैं प्रस्तुत करने की कोशिश की है ताकि ऐसे आप लाभान्वित हों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि ये मुख्य धाराएं कौन हैं। धारा 5, अवसर, कारण या परिणाम वे तथ्य प्रासंगिक हैं जो किसी विवादित तथ्य के अवसर, ओकेजन, कॉज और परिणाम के बारे में बताते हैं। वो तथ्य क्या है, प्रासंगिक हैं। धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 कहती है उद्देश्य, तैयारी और आचरण। इसमें क्या क्या शामिल है? मोटिव, अपराध का कारण, प्रिपरेशन, अपराध करने की योजना, और कंडक्ट, पिछला या बाद का आचरण जो व्यवहार को दर्शाता है कि जो इसने अपराध किया, जो अपराधी है उसका पिछला और या बाद का आचरण क्या है या पिछला आचरण कैसा था। 7वां, तथ्यों की व्याख्या, जो तथ्य प्रासंगिक तथ्य को समझाने, प्रस्तुत करने, पुष्टि करने के लिए आवश्यक हैं उनकी व्याख्या होनी चाहिए। वो किसके अंतर्गत है? धारा 7 के अंतर्गत आता है। अब आते हैं धारा 8। धारा 8 क्या कहती है? साजिश, सामान्य योजना के संदर्भ में साजिश द्वारा कही या की गई बातें। धारा 9, बहाना का भास, जब अन्यथा अप्रासंगिक तथ्य प्रासंगिक हो जाते हैं। कोई भी तथ्य जो मुद्दे में है या प्रासंगिक है या जो इसके अस्तित्व या गैर अस्तित्व को अधिक संभाव्य बनाता है वो प्रासंगिक है। धारा 10, तथ्यों का प्रासंगिक होना जो अदालत को क्षतिपूर्ति के दावों में राशि निर्धारित करने में सक्षम बनाते हैं। वे तथ्य जो अपराध के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, जिनके बिना क्षतिपूर्ति के दावों में जो राशि दी जाएगी उसका निर्धारण कैसे किया जाए इसके बारे में बताते हैं। धारा 11, जब अधिकार या प्रथा सवाल में हो तब प्रासंगिक तथ्य, जब कोई अधिकार का हनन हो रहा है या प्रथा जिसका आप पालन कर रहे हैं उस पर कोई सवाल उठता है तब वे तथ्य क्या है, प्रासंगिक हो जाते हैं। किसके अंतर्गत आएगा? धारा 11 के अंदर। धारा 13 क्या कहती है? तथ्य जो इस प्रश्न से संबंधित है कि कृत आकस्मिक था या जानबूझकर, यानी तथ्य वो तथ्य संबंधित होने चाहिए जिससे पता चले ये कृत आकस्मिक था या जानबूझकर किया गया था। धारा 15 क्या कहती है? स्वीकृति की परिभाषा, स्वीकृति को एक बयान के रूप में परिभाषित करता है। एक्सेप्टेंस, मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक, जो मुद्दे में तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के लिए एक अनुमान सुझाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वीकृति। वो मौखिक रूप में भी हो सकता है, दस्तावेज के रूप में हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकता है। धारा 17, उन व्यक्तियों द्वारा की गई स्वीकारोक्ति जिनकी स्थिति को साबित करना आवश्यक है, यानी वो व्यक्ति जो उस अपराध को नहीं हुआ है साबित करने के लिए बुलाए गए हैं, अपना मंतव्य देने के लिए, अपना गवाही देने के लिए, तो वो व्यक्ति उस अपराध से संबंधित है या नहीं है। तो उन व्यक्तियों को क्या अपराधी ने
गवाह के रूप में पेश किया है कि नहीं, इसके लिए उनका जानकारी आवश्यक है कि उनके द्वारा जो भी स्वीकारोक्ति दी जाएगी वो सही होगी, आवश्यक है। धारा 20, जब दस्तावेजों की सामग्री के बारे में मौखिक स्वीकारोक्तियां प्रासंगिक होती हैं, जब बोल करके कोई चीज जो है प्रासंगिक बनाई जाती है, सामान्यतः दस्तावेज की सामग्री स्वयं दस्तावेज द्वारा साबित करना चाहिए। जो दस्तावेज प्रोड्यूस किए जाते हैं वो खुद दस्तावेज ही बताता है कि घटना सही है कि नहीं है। अगर ऐसा कभी-कभी क्या होता है कि अगर दस्तावेज यह साबित करने में सक्षम नहीं है तो पक्षकार को द्वितीय प्रमाण देने का अधिकार है, जो मौखिक स्वीकारोक्तियां प्रासंगिक करता है, यानी वो मौखिक रूप से भी प्रमाण दे सकता है। धारा 21 क्या कहती है? धारा 21, नागरिक मामलों में, सिविल मामलों में स्वीकारोक्तियां कब प्रासंगिक होती हैं? नागरिक मामलों में या सिविल मामलों में स्वीकारोक्तियां प्रासंगिक होती हैं यदि वह परिस्थितियों में की गई हों जो यह संकेत दे कि वे सत्य हैं, या जो मानसिक शारीरिक स्थिति से संबंधित हों, या जो अफवाह के रूप में न हो, जो एक्चुअल में हुई हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या शारीरिक और सत्य हों, लेकिन अफवाह के रूप में न हो। धारा 22 से 24 क्या कहती है? धारा 22 से 24 स्वीकारोक्तियों की स्वीकार्यता को परिभाषित करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज स्वीकार्य योग्य है उसकी परिभाषा दी गई है। धारा 22, जबरदस्ती, धमकी या वादे के कारण की गई स्वीकारोक्तियां अप्रासंगिक होती हैं। अगर कोई गवाही जबरदस्ती होती है, दी जाती है, धमकी के द्वारा किसी ने धमकाया है, या वादे के कारण की जाती है कि मैं जरूर गवाही दूंगा, कोई वादा करके जो सत्य नहीं हो सकता है, तो ऐसे केसों में वो स्वीकारोक्तियां जो हैं अप्रासंगिक होंगी। धारा 23, पुलिस हिरासत में की गई स्वीकारोक्तियों को नियंत्रित करता है। इसमें क्या है कि जो पुलिस के सामने स्वीकार करता है, जो कन्फेशन करता है, वो इसके अंतर्गत आता है, पुलिस की हिरासत में दी गई स्वीकारोक्ति। धारा 24, सह आरोपी द्वारा की गई स्वीकारोक्तियों को शामिल करता है। इसमें सह आरोपी, वो भी आरोपी है, उसके द्वारा जो कन्फेशन किया गया वह शामिल होता है। धारा 26, मृत्यु पूर्व कथन, यानी जब आदमी मरने जा रहा है या उसकी मृत्यु होने जा रही है, उस समय जो उसने कहा है उसको धारा 26 में लिया गया है। धारा 46 से 50, व्यक्तित्व की प्रासंगिकता, कोई किसी भी व्यक्तित्व की प्रासंगिकता। धारा 46, नागरिक मामलों में व्यक्तित्व साक्ष्य अप्रासंगिक है। सिविल मामलों में व्यक्तित्व साक्ष्य, अगर कोई अच्छा है बुरा है इससे कोई संबंध नहीं होता है, ये अप्रासंगिक होता है। किसका मामले में? सिविल मामलों में। लेकिन आपराधिक मामलों में पहले का कैरेक्टर जो है वो प्रासंगिक होता है कि पहले वो कैसा था। तो आपराधिक मामलों में आपका जो है व्यक्तित्व या कैरेक्टर जो है अच्छा है या बुरा है, ये जरूरी है, प्रासंगिक है। लेकिन धारा 46 जो है सिविल मामलों में जब कहा जाएगा तो उसका व्यक्तित्व की सही या गलत की कोई प्रासंगिक नहीं है, उसका वो नहीं भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुकदमे में। लेकिन आपराधिक केसों में पूर्व अगर व्यक्तित्व अच्छा है तो प्रासंगिक है। धारा 48, विशिष्ट अपराधों में, यौन अपराधों में व्यक्तित्व, अगर कोई यौन अपराध होता है तो उस समय उस व्यक्ति का क्या कैरेक्टर है वो विशिष्ट अपराधों में ये देखा जाता है। धारा 48। धारा 49, पूर्व बुरा व्यक्तित्व अप्रासंगिक, केवल उत्तर में अपवाद, यानी अगर किसी अपराधी का पहला जो व्यक्तित्व था, कैरेक्टर था, वो पहले से ही बुरा है तो अप्रासंगिक होगा। वह केवल अपने उत्तर को दे सकता है, लेकिन वह अपवाद के रूप में ही होगा, उसको अप्रासंगिक ही माना जाएगा। धारा 50, हर जाने पर प्रभाव डालता है व्यक्तित्व, अगर अपराधी का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो हर जाने पर भी प्रभाव डालेगा। हाँ, सिविल मामलों में किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रासंगिक है यदि वह
उन्हें मिलने वाले मुआवजे की राशि को प्रभावित करता है। ये प्रासंगिक कब होगा? किसी अपराधी का व्यक्तित्व अगर मुआवजा प्रदान किया जा रहा है, अब उसका कैरेक्टर अच्छा है तो उसको अच्छा मुआवजा मिलेगा, अगर उसका कैरेक्टर पहले से ही खराब रहा होगा तो उसे मुआवजा कम मिलेगा। धारा 54 से 55 मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, देखा, सुना या अनुभव किया गया तथ्य। मौखिक साक्ष्य उसको सही माना जाएगा, प्रासंगिक होंगे जो किसी ने देखा है, सुना है या अनुभव किया है। ऐसे तथ्य होंगे तो मौखिक साक्ष्य रूप में दिए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सबूत, धारा 161 से 63 महत्वपूर्ण बदलाव। धारा 61 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड प्राथमिक सबूत के रूप में स्वीकार है। यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई अपराधी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड प्राथमिक सबूत के रूप में प्रस्तुत करता है तो मान्य है। धारा 63 इलेक्ट्रॉनिक सबूत की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान करती है। धारा 63 में इसका विशेष प्रावधान है कि आप इलेक्ट्रॉनिक सबूत दे सकते हैं अपनी बचाव में। पहले भी था ये IAA में 65B के समान, उसमें भी IAB में भी कुछ इस तरह की ही बातें कही गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग या जो भी हो, ये धारा 63 के अंदर आता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, धारा 140 से 120 के अंतर्गत ये आता है। यह निर्धारित करता है कि आपराधिक या सिविल मामलों में तथ्यों को कौन सिद्ध करेगा, तथ्यों को कौन सिद्ध करेगा। धारा 121 स्टॉपेल, किसी तथ्य को जो पहले शब्दों व्यवहार से दूसरे व्यक्ति को जिसने उस पर भरोसा किया है स्वीकार कर लिया गया है, उसे अस्वीकार करने से रोकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति पहले जो कथन कहा, जो बात कही हो, और दूसरी बार उसको टाल रहा हो तो उसको जो है वह अपने बातों से मुकर नहीं सकता है। यानी जो शब्द जो उसने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा और बाद में कहता नहीं मैं आपका साथ नहीं दूंगा, तो इसका मतलब वो अपने कथन से मुकर रहा है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। इसको क्या कहते हैं? स्टॉपेल। अब आते हैं धारा 122, किराएदारों या लाइसेंसधारियों को मकान मालिक लाइसेंसर के अधिकार को नकारने से रोकता है। अगर किराएदार या कोई भी लाइसेंसधारी, किराएदार अगर मकान मालिक ने जो के अधिकारों को नकारता है, यानी मकान मालिक के जो अधिकार है अगर किराएदार उसको नहीं मानता है, या कोई भी लाइसेंसधारी जो लाइसेंस में प्रदान किया है उसकी बात नहीं मानता, उसके अधिकार को नकारता है, तो यह जो है धारा उसको रोकती है कि आप जो मकान मालिक या लाइसेंसधारी के जो अधिकार हैं उसको आप नहीं रोक सकते, आप उसको नहीं अनदेखी कर सकते। धारा 123 स्वीकारकर्ता उपनिहिति, बिल ऑफ एक्सचेंज की स्वीकारकर्ताओं या उपनिहिति को मूल पक्ष की अनुमति को नकारने से रोकता है। कि उपनिहिति जो है वो मूल पक्ष है जो उसकी अनुमति जो है उसको नकार नहीं सकता। सो दोस्तों, ये थी मुख्य धाराएं हिंदी में, और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैंने पहले वीडियो में दे रखा है। आपको अगर कोई यहाँ पर दिक्कत हो रही हिंदी को समझने में तो आप मेरे इंग्लिश वर्जन को देख करके भी समझ सकते हैं और आसानी से इन सारी धाराओं को याद रख सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसलिए हर चीज़ जो है आप जो है किताब के थ्रू से नहीं पढ़ सकते, इसीलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है कि आप लोग जो मुख्य धाराएं हैं वो डिजिटल रूप में, वीडियो के रूप में कहीं भी किसी समय भी देख सकते हैं और इसको आप याद रख सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में जब भी इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका आप सटीक जवाब दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।